इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं हूं सिमरन मिश्रा और वक्त चला है झारखंड की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में कोटराम सदर अस्पताल के बाद दूसरा स्थान बोकारो सदर अस्पताल का है। आपको बता दें कि यहाँ रोजाना 5 से 6 ऑपरेशन होते हैं और मरीजों की संख्या भी काफी अधिक है। मंत्री ने यह भी कहा कि अस्पताल में सिटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताया। इसके बाद मैं बीच में चला था, बारिश के समय पूरा देखिए, रात से ही लोगों ने कहा था कि सर सदर हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए। मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं आनंद फानंद में आया। जो व्यवस्था मैंने देखी, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे, टोडरवा हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है, लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सेट जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे। मैं मॉनिटरिंग खुद करता हूँ, तो निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। अभी हम आए, ओटी देखने के लिए गए, मॉड्यूलर ओटी हमने देखा। रोज़ वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सीरियस पेशेंट। तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। एक्सरे की व्यवस्था है। अभी यहाँ के लोगों ने कहा कि सीटी और एमआरआई की व्यवस्था करनी है, तो मैं जगह देख रहा हूँ। सीटी एमआरआई की व्यवस्था हम करेंगे, लोगों को मुफ्त में हम जाँच कराने का काम करेंगे। कई टाइप के न्यूरो पेशेंट भी नीचे थे, उनका काउंसलिंग मैंने किया और लोगों से मैंने अपील किया कि देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेंटल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बच्चे लोग आ रहे हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे लोग रात भर मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, जिसके कारण बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जा रहा है, माइंड मतलब उसे फंक्शनिंग करना बंद कर दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। अब हम लोग प्रयास करें कि बच्चा को ठीक करें। तो दूसरा है कि बड़ी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि नशे की लत। तो उस पर भी हमें अवेयरनेस कार्यक्रम हम करेंगे। जिला में हम डीसी को बोलेंगे कि आप प्रोग्राम कराइए, सिविल सर्जन को हम करके जा रहे हैं कि आप प्रोग्राम कराइए, अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए कि नशे से मुक्ति कैसे दिलाएं। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मंडारी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मंडारी ने कहा कि डीएमएफटी जैसे घोटालों में अधिकारी, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब शामिल हैं। वहीं सबकी मिलीभगत से ही घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए, तभी इस मामले की सही ढंग से जांच हो पाएगी और दोषियों पर कार्रवाई हो सकेगी। सुनिए। मंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट हुई है, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो अधिकारी और मुख्यमंत्री ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है
तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम के तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि डीएमएटी फंड गरीबों के लिए था, इसका उपयोग खनन प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी आदि जैसे योजनाओं में लगानी थी। और मुख्यमंत्री ने इसको समझे अपना एटीएम समझ लिया। ये डीएमएफटी फंड को एटीएम की तरह यूज किया और अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं, पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसर उन लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही जांच हो पाएगी। सरायकेला के चांडिल प्रखंड में स्थित काटजोड़ तालाब में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल से आए 30 से अधिक फिशिंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रवेश शुल्क 7,000 रुपये रखा गया था। वहीं नियम के अनुसार जो प्रतिभागी सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता को तकरीबन 75,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 25,000 रुपये और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वालों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का आदमी आता है यहाँ फिशिंग करने, लेकिन बड़ी दुख की बात है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मछली नहीं उठा, फिर भी 4 किलो 5 किलो 6 किलो तक मछली उठा है। और जैसे बर्धमान हुआ, बांकुड़ा हुआ, पुरुलिया हुआ, आसनसोल हुआ, मेदिनीपुर हुआ, यहीं का सब आदमी आए हुए हैं। इसमें हुगली करेक्ट। इसमें प्राइज भी है हम लोग का। एंट्री फी है 7,000 और फर्स्ट प्राइज था 75,000, सेकेंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज था 25,000, फोर्थ प्राइज 10,000। इस टाइप का प्राइज था। कितना किलो का मछली पकड़ने से प्राइज दिया जाएगा? ये बड़ा से छोटा है। इतना मेहनत करके 2 दिन 3 दिन पहले से हमारा तैयारियां चलते हैं, काम धंधा छोड़ के इसी के ऊपर एक हॉबी है, एक पागलपन जुनून है जो हम लोग करते हैं, अच्छा लगता है। इतना दूर आके अब 2:30-3 बजे सुनने को मिल रहा है, अभी तक घोषाल जी का कोई रिस्पांस आया नहीं। वो लोग कह रहा है कि आप खाना वाना खा के करिए। अभी तक का बड़ा मछली शायद हमारा ही है और सुनने में आ रहा है कि प्राइज मनी कैंसिल हो गया है, आप खाना वाना खाइए। लेकिन घोषाल जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कहा है कि अभी डिसीजन नहीं लिया हूँ। पोटका विधानसभा क्षेत्र में कोहलान पत्रकार एकता मंच की पहली बैठक हुई, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पाठक ने की, जहां कोहलान के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला तीनों जिले के पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर कोहलान स्थित पत्रकार संगठन का विस्तार भी किया गया। वहीं सर्वसम्मति से सरायकेला जिले के रासबिहारी मंडल को मंच का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। चौथा स्तंभ पत्रकार समाज का आईना होता है और समाज को हमेशा उनके समस्याओं को हमेशा उजागर करते रहता है। लेकिन पत्रकारों की जब समस्या होती है तो उनके आवाज़ को बनने के लिए कहीं ना कहीं पत्रकार संगठन आगे आते हैं। कोल्हान पत्रकार एकता संघ का आज बैठक की गई है और इसकी पहली बैठक आज पोटका विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी कीता पंचायत भवन में, जहां पर आज मंडल के तीनों जिलों के पत्रकार यहां मौजूद थे और उसके गोविंद पाठक जी ने उनकी अगुवाई में एक बैठक की गई और बैठक के दौरान क्या कुछ निर्णय लिया गया और इस दौरान क्या कुछ हुआ उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गोविंद पाठक जी, आज की जो बैठक की गई है क्या है, इसका क्या उद्देश्य क्या था? इस नए संस्था का गठन का उद्देश्य था कि पत्रकारों की हित कैसे सधे, कैसे पत्रकारों को हर तरह का सहयोग मिले और एकजुटता रहे दुख और तकलीफ में। पत्रकार एक मंच पे आके अपने एक दूसरे सहयोगी को भाई बंधु बांध करके मदद करें। इस दौरान नई कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें कोल्हान अध्यक्ष के रूप में सरायकेला जिले के
सरायकेला जिले के रासबिहारी मंडल जी को यहाँ कोल्हान का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो अध्यक्ष बनने के बाद आज कैसा लग रहा है? रासबिहारी मंडल जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कोल्हान पत्रकार एकता संघ के सभी पत्रकार संघों ने मुझे जो जिम्मेवारी दिया अध्यक्ष के, मैं पूरा एकदम ईमानदारी पूर्वक इसको निभाऊंगा। पत्रकार के सुख दुख में कहीं भी तकलीफ होता है तो 24 घंटा रासबिहारी मंडल खड़ा रहेगा। बता दूं कि पत्रकार संगठन तो बहुत है, लेकिन हम लोग ये पत्रकार को इसीलिए बनाए हैं, संगठन जो बनाए है कि एक पत्रकार को तकलीफ को कोई नहीं समझता। खास करके आंचलिक के पत्रकार जो होते हैं वो शहरी और आंचलिक में भेदभाव बहुत होती है, तो हम लोग सबको लेके चलेंगे, शहर को भी लेके चलेंगे, आंचलिक पत्रकार को भी ले चलेंगे। उनकी हर सुख दुख में ये पत्रकार संघ खड़ा रहेगा और हमेशा पत्रकार हित के लिए काम करेगा। लगातार कुछ इससे पहले भी कई सारे संगठन बने और हर संगठन में यही बात की गई है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, पत्रकार सुरक्षा बीमा लागू हो। अब तक वो सब अभी तक खासकर झारखंड में अब तक लागू नहीं हो पाया। तो क्या ये कोल्हान एकता पत्रकार एकता मंच इसको लेकर कोई पहल करेगी? देखिए दूसरे राज्य में तो लागू हो चुका, चाहे यूपी में देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पता है कि वहाँ भी लागू हो गया, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक इसको स्थायी ढंग से लागू नहीं कर पाए। तो हम लोग पत्रकार एकता मंच से मांग करेंगे, हम लोग मिलेंगे भी सीएम साहब से, राज्यपाल से भी मिलेंगे। तो पत्रकार एकता की जो आज आए दिन घटना हो रही, कहीं देखिएगा पत्रकार जा रहे कवरेज करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रताड़ित कर रही, कहीं चोर गुंडा लोग प्रताड़ित करते, इसको हम लोग एक मांग करेंगे। सभी पत्रकार संगठन हम चाहेंगे कि सभी पत्रकार संगठन एक संघ में आए और ये मांग को जो है कि पत्रकार हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। चाहे सरकार, हम लोग देखिए चौथा स्तंभ होने के नाते हम लोग हर कहीं ना कहीं हर चीज को हम लोग मुआयना करते हैं, तो कहीं ना हम लोग को हर जगह में, चाहे शारीरिक बोलिए चाहे पारिवारिक बोलिए, तो हर चीज से हम लोग मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कलम का सिपाही, हम लोग सही लिखते हैं तो कहीं ना कहीं 10 आदमी का अच्छा होता है, 2 आदमी का खराब होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सुरक्षा कानून के प्रति ध्यान देना चाहिए और हम लोग मांग करेंगे बहुत जल्द हम लोग ये नया कमेटी जो गठन हो, हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे और मांग पत्र सौंपेंगे, चाहे पत्रकार सुरक्षा जल्द से जल्द इस झारखंड में लागू हो। कोल्हान एकता मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं पत्रकारों के हित के लिए ये बात की जा रही है और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकार एकजुट यदि हो जाते हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून हो चाहे पत्रकार सुरक्षा बीमा योजना हो, इन सभी बातों को लेकर कोल्हान पत्रकार एकता मंच इसको लेकर पहल करेगी, ऐसा कोल्हान के नए अध्यक्ष रासबिहारी मंडल का कहना है। अब देखते हैं कि कोल्हान पत्रकार एकता मंच और पत्रकारों के लिए क्या कुछ करती है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। जमशेदपुर सहित कोल्हान में गेंदा फूल की खपत बंगाल से होती है और ये आज से नहीं बल्कि लंबे समय से होती जा रही है, लेकिन इस बार भारी बारिश के कारण धनंजय महतो नामक किसान ने अपने खेत में इस बार सब्जी के बजाय गेंदा फूलों की खेती की है। धनंजय ने अपने कई एकड़ की जमीन पर गेंदा फूल उगाए और वहीं एक गेंदे की माला की कीमत 30 से 40 रुपए होती है, मगर जब पूजा वर्ष का समय होता है तो यही फूल माला 50 से 60 रुपए में बिकता है। सुंदर ऑरेंज रंग की चादर की तरह दिखाई पड़ने वाला गेंदा का फूल धनंजय के लिए उनका आत्मनिर्भरता का रास्ता है, जिसका यह मानना है कि गेंदा फूल की खेती में ज्यादा परेशानी नहीं है। करने के लिए सबसे टमाटर बिलाते सब जो कुछ है लाओ, सब कुछ बढ़िया है, बहुत प्रॉफिट मिल रहा है इसमें, बहुत अच्छा से है, इस बार बहुत खुश है। हाँ सब्जी से बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए अभी बाइक में लेके जा रहा 500 600 1000 2000, अभी सब्जी उतना क्या गाड़ी करना होगा। हाँ ठीक बेचेंगे, सबसे बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। खेती से किसान जो है आने वाले दिन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे यदि वो खेती की ओर पूरा ध्यान देंगे। तो आज जो है किसान ग्रामीण क्षेत्र में फूलों की खेती में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की भी कम आवश्यकता है और मेहनत भी कम पड़ते हैं इसमें, और इस पे जो है जो कीटाणु होते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लगते हैं। ऐसे सब्जी उब्जी में कीटाणु का मात्रा ज़्यादा लगता है और उसमें चारा भी कुछ देना पड़ता है ज़्यादा, यूरिया, इसमें यूरिया का दरकार नहीं है, इसमें मेहनत कम है। आने वाला दिन में क्या है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। मतलब ये चलाया था CCK ने, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें था कि टमाटर के बीच में 9 लाइन के बाद 1 लाइन गेंदा करना था। वो KV के द्वारा चलाया गया था। उस समय टमाटर के बीच में 1 लाइन गेंदा लगाए थे, तो देखिए कि गेंदा में सारे कीड़े टमाटर छोड़ के गेंदा में आ गए और गेंदा में
खरसावा में विराट करम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत विशाल शोभा यात्रा से हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर की थाप पर नृत्य करते हुए निकले। पूजा के पश्चात दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न गांवों से आई महिलाएं, युवाओं और युवकों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत कर सभी के मन जो है वो मोह लिया। इस दौरान मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कुंडवाली विषय में और विशेष प्रतिभा विद्यार्थियों को प्रस्तुति देकर जो है सम्मानित भी किया गया। साथ ही निःशुल्क शिक्षा देने वाले शिक्षकों को भी यहां पर जो है सम्मानित किया गया। साहिबगंज के सबसे प्रसिद्ध राजमहल गंगा घाट में भादो पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी समुदाय की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुबह से ही धर्मगुरु बाबाओं द्वारा गंगा नदी के तट पर गंगा नदी की मिट्टी से बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया और पूजा अर्चना कर भगवान राम की आराधना की। आपको बता दें कि आदिवासी संस्कृति में ये पूरा कार्यक्रम रहा। इसके अलावा गुरु बाबाओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली जीवन की कामना भी की। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में के सभी प्रखंडों में 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाली है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य असल में सूर्या हंसदा के फर्जी एनकाउंटर और रिम्स 2 के नाम पर कृषि भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर रहने वाला। जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधव चंद्र महतो ने बताया कि जिस तरह सूर्या हंसदा के पीठ पर निशान पाए गए और रात के अंधेरे में हथियार खोजने जंगल ले जाने की बात कही जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि पिछले 4 चुनावों में प्रत्याशी रहे सूर्या का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। उनका कहना है कि इस मामले की जांच की प्रक्रिया को इस तरह उलझा दिया गया है कि पार्टी को इस बात का भरोसा नहीं है कि सूर्या हंसदा मामले में न्याय कब मिलेगा। 2025 को सूर्या हंसदा के कथित इनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंडों में एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि सूर्या हंसदा के पीठ के जो निशान आए और जिस प्रकार से रात के अंधकार में उनका हथियार खोजवाने के लिए जंगल ले जाना और फिर ये कह देना कि वो अपना हथियारों से हमला करने का कोशिश कर रहा था और यही कारण है कि पुलिस ने उसको गोली मारी। उनके साक्ष्यों के और तथ्यों के आधार पर, क्योंकि सूर्या हंसदा कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं थे, जो व्यक्ति 4 बार कई पार्टियों का, झारखंड विकास मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, JKLM आदि से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कभी अपराधी नहीं हो सकते। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के डाडी बेकम्मा गांव में वज्रपात की घटना ने 2 लोगों की जान ले ली है। खेत में टमाटर लगाने वाली चिंता देवी और प्रीतम यादव अचानक आए इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने चिंता देवी को मृत घोषित कर दिया। प्रीतम यादव की भी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे गांव में गम और शोक की लहर दौड़ दी है। आपको बता दें, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए लोग सिमरिया में वज्रपात से 2 लोगों की जो है मौत हो गई। चतरा के तंडवा थाना क्षेत्र की खदौया नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बड़ा हादसा कर दिया है। नदी के किनारे बतई धोते समय जीजा और साला बाढ़ की तेज धार में बह गए। ग्रामीणों ने तेजी से पहुंचकर सालों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जीजा अभी भी लापता बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर खोजबीन कर रही है और लापता युवक की तलाश जारी है। पुल पर गाड़ी धोने क्रम अचानक उधर से बाढ़ आ गई और बाढ़ आने में गाड़ी और ये दोनों लड़का बह गया। उसके बाद घर पकड़ में ये निकला और ये पते नहीं, गड़ियों पता नहीं। इसका जीजा लोग, इसका जीजा 2 लोग। जीजा का नाम है? का इनका नाम उसका
सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के 2 युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 7 बजे एक तेज रफ्तार के चलते बाइक सवार 2 युवक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक को अधिक चोट लगी है, जबकि दूसरे को कम चोट आई है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना में घायल हुए युवकों को पास के क्लिनिक में इलाज कराया। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हुई सड़क को खुलवाया। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की बढ़ती जन समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई कि यदि मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत कई वर्षों से उधर में लटकी बागबेड़ा वृहद ग्रामीण महिला पूर्ति योजना को जमीन पर लागू करने, जर्जर सड़कों की मरम्मत, बालू के अवैध उठान पर रोक और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और नशे के खिलाफ कारोबारी पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई, आम लोगों की सुरक्षा और अन्य जन समस्याओं को शीघ्र हल करने पर भी जोर दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है। जन समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को लेकर आज भाजपा महानगर द्वारा सड़क पर आंदोलन किया गया। आज का यह धरना का कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी महानगर में कुल 28 मंडल है, जिसमें से 5 मंडल स्टेशन के आसपास है। बागबेड़ा, घाघेडी, सुंदरनगर, परचूरी और दुधसला है। चारों पूरे ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है। यहाँ सरकारी भले पंचायत बना हो, ग्राम पंचायत, लेकिन पूरे स्लम एरिया और सरकार की जो योजनाएं चलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चली, उन सारे योजनाओं का मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा उसका यहाँ अभाव है। संगठन सृजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण कुमार यादव कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यक्रम स्थल पर उनके आगमन पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण कुमार यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के तमाम नेताओं के मार्गदर्शन से समूच देश भर में संगठन सृजन का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। वहीं नए संगठन सृजन करने का भी संकल्प पार्टी ने लिया है। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित में पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कांग्रेस लोगों के दिलों में आज भी हमारे द्वारा बनाए गए नियमों लोगों के चेहरों में खुशी लाते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले अमूमन होता था, फैसले दिल्ली में होते थे, हम अनुशासित होकर उसे मानते थे। आज फैसला नाला में हो रहा है, कुंडेत में हो रहा है, नारायणपुर में हो रहा है, जामताड़ा में हो रहा है, मिहिजाम में हो रहा है। राहुल गांधी आपके फैसले को मानेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके फैसले को मानेंगे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी आपके अनुसार अब चलना चाहती है। ये ह्यूज चेंजेस है। और जो बातें अभी आपने रखी सामने, गलतियां ऐसी वो कर बैठे हैं, उसके लिए एक ही लाइन हम कहेंगे कि खता लम्हों में होती है। तो फिलहाल के लिए खबर झारखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।